तो आइए नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का ये चल रहा है जिसमें हम लोग पार्ट 15 तक हो चुका है। इसमें पार्ट 16 भी देखेंगे और पार्ट 17 भी देखेंगे। हम पहले भी बता चुके हैं टोटल 22 भाग है संविधान में और 12 गो अनुसूची है। 12 गो अनुसूची करने के बाद हमने एक एक भाग में से खत्म करते गए। आज हम लोग 16 पे पहुंच गए। इस वीडियो में हम 16 और 17 दोनों भाग देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना भाग 16। संविधान का भाग 16 है जिसमें दिया गया विशेष वर्ग के लिए विशेष प्रावधान। तो भाग 16 में विशेष वर्ग के लिए विशेष प्रावधान, इसमें आर्टिकल 330 से 342 तक दिया गया है। ठीक है, तो हम 330 पहले भी बता चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। 330 आइए तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान जो दिया गया है वह भाग 16 में दिया गया है। 341 आर्टिकल कहता है राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह राज्यपाल से परामर्श करके किसी भी धर्म, जाति, मूल वंश को अनुसूचित जाति या जाति की सूची में शामिल कर सकता है। राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि राज्यपाल से कोई भी परामर्श करके किसी भी जाति को, धर्म को या मूल वंश को अनुसूचित जनजाति में अनुसूचित जाति में क्या कर सकता है, उसको सूचित मतलब सूची में शामिल कर सकता है, अनुसूची की सूची में शामिल कर सकता है। नेक्स्ट है उनके संबंधित विधियों का निर्माण संसद द्वारा किया जाएगा। और 342 आर्टिकल कहता है अनुसूचित जनजाति के बारे में 342 और 339 कह रहा है अनुसूचित जातियों के कल्याण एवं विकास के लिए एक अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान, इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और 339 का 2 कह रहा है अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान, अनुसूचित जनजाति के आयोग का प्रावधान। आर्टिकल 275 संसदीय सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण एवं विकास के भारत के संचित निधि से अनुदान दे सकती है। आर्टिकल 275 में कह रहा है कि संघीय सरकार जो संघ में है सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण, अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण एवं विकास के भारत की संचित निधि से दे सकता है, अनुदान दे सकता है। तो ओवरऑल समझने का यही बात है कि आर्टिकल 275 में यही कहा गया है कि संचित निधि से अनुदान दे सकता है संसद चाहेगा, संसद सरकार चाहेगा तो अनुसूचित जाति और जनजाति को। नेक्स्ट 330 संसद में आरक्षण, सदनों में आरक्षण। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण आर्टिकल 330 का था। आर्टिकल 332 विधानसभा में SC ST और के आरक्षण। तो विधानसभा में जो आरक्षण मिलता है वो SC और ST को किसके तहत मिलता है, तो ये मिलता है आर्टिकल 332 के तहत। और ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 334। तो 334 आरक्षण की अवधि के बारे में बताया गया है। तो 334 आर्टिकल में आरक्षण की अवधि में प्रारंभ में आरक्षण जो था वो कितना दिन के लिए दिया गया था, 10 वर्ष। ठीक है, प्रारंभ में आरक्षण था वो 10 वर्ष का था। नेक्स्ट देखते हैं 104 संविधान संशोधन 2020 में किया गया। 104 में याद रखिएगा, इसके तहत आरक्षण की अवधि 2030 तक बढ़ा दी गई। तो आरक्षण जो इनिशियल में दिया गया था वह 10 ईयर के लिए दिया गया था, लेकिन अब हर एक बार संविधान में संशोधन करके और यह आरक्षण का जो टाइम है वो हर एक बार 10-10 साल बढ़ाया गया है। इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे जब हम अमेंडमेंट को संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आते हैं नियुक्तियों में आरक्षण। जब कुछ नियुक्ति होता है उसमें आरक्षण। आर्टिकल 335 पदों पर जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण। 335 आर्टिकल में कहा गया है कि कोई भी पद पर जाति जनजाति सबके लिए आरक्षण है। ठीक है, SC और ST के लिए मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार में 16 का 4 भी बताए हुए थे। 15 का 5 संस्थानों में भर्ती में SC ST का आरक्षण। कोई भी संस्थान है उसमें SC ST का आरक्षण के बारे में दिया गया है।
आंग्ल भारतीय के लिए विशेष प्रावधान। आंग्ल भारतीय जो है इसके लिए विशेष प्रावधान है, क्या है 331 में, लोकसभा में आंग्ल भारतीय को आरक्षण। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है या नामित किया जाता है। आर्टिकल 333, विधानसभा में आंग्ल भारतीय को आरक्षण। विधानसभा में भी है, लोकसभा में भी है, विधानसभा में भी है और राज्यसभा में भी है। तो आर्टिकल 336, आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को केंद्रीय सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता है। आंग्ल भारतीय जो है उसको केंद्र सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 336 में कहता है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष प्रावधान। कुछ पिछड़ा वर्ग है जिसके लिए विशेष प्रावधान दिया गया हमारे संविधान में। आर्टिकल 340 कहता है अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण एवं विकास के लिए एक विशेष आयोग का प्रावधान होगा। तो आर्टिकल 340 ही कहा गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए एक आयोग का प्रावधान होगा। 102वां संविधान संशोधन किया गया 2018 में, इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 102वां संविधान, पहले ये नहीं था संवैधानिक, ठीक है। ये जो आर्टिकल 340 अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण एवं विकास के लिए एक आयोग का प्रावधान, ये जो आयोग पहले था वो संवैधानिक नहीं था, लेकिन 102वां संविधान संशोधन 2018 में किया गया, इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, आर्टिकल 340 हो चुका है। अब इस तरह से मेरा भाग 16 खत्म हो चुका है। अब मेरा भाग 17 आ गया है। ठीक है, पार्ट 17 आ गया। पार्ट 17 में क्या है, राजभाषा है। मोर देन 1600 लैंग्वेज आर यूज इन इंडिया इन व्हिच 63 लैंग्वेज आर फॉरेन। हमारे इंडिया में जो है सो अभी कितना टोटल लैंग्वेज यूज हो रहा है, 1600, जिसमें 63 जो भाषा है वो फॉरेन भाषा है, विदेशी भाषा है। मोर देन 60% ऑफ टोटल पॉपुलेशन यूज इन हिंदी। तो हमारे यहाँ भारत में जो सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है वो हिंदी है। हिंदी कितना परसेंट बोला जाता है, 46%। ठीक है, 14 सितंबर 1949 संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी। 14 सितंबर 1949 को हमारा संघ का राष्ट्रभाषा क्या बना था, हिंदी बना था। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस 26 जनवरी 1965 से मनाया जाने लगा। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाने लगा। अनुच्छेद 343, संघ की राजभाषा हिंदी होगी। आर्टिकल 343 कह रहा है कि संघ की भाषा जो है वह क्या होगी, हिंदी होगी एवं लिपि देवनागरी होगी। यह आर्टिकल 343 में कहता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट, अनुच्छेद 344, राजभाषा आयोग एवं समिति। राजभाषा आयोग एवं समिति के बारे में दिया गया। राजभाषा संबंधी सलाह देने के लिए एक राजभाषा आयोग और संसदीय समिति का प्रावधान होगा। तो यहाँ कह क्या रहा है कि राजभाषा संबंधी सलाह देने के लिए एक राजभाषा आयोग होगा। राजभाषा का जो संबंधी सलाह देगा वो क्या होगा, तो राजभाषा आयोग होगा और संसदीय समिति का प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद और फिर प्रत्येक 10 साल बाद राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन करेगा। संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद, जब से संविधान लागू हुआ उसके 5 वर्ष बाद और फिर प्रत्येक 10 साल बाद राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन करेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कार्य क्या है, तो आइए, संघ में प्रशासन में हिंदी भाषा का उपयोग करना। संघ के प्रशासन में हिंदी भाषा का उपयोग करना। संघ में अंग्रेजी भाषा का सम कुछ उपयोग करना। संघ में अंग्रेजी भाषा का सम कुछ उपयोग करना। सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, एवं उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा। ट्रांसलेट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट यूज इन इंग्लिश इन द पार्लियामेंट। जितना भी डॉक्यूमेंट है इंग्लिश में उसको क्या करना है, ट्रांसलेट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट यूज इन इंग्लिश इन द पार्लियामेंट। ठीक है, नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक राज्य के बीच संपर्क की भाषा। हिंदी भाषा का विकास एवं प्रचार करना।
समझ में आ गया हिंदी भाषा का काम क्या है। तो संघ में यहाँ ट्रांसलेट ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट यूज इन इंग्लिश इन द पार्लियामेंट, 2 या 2 से अधिक, ये हमको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वह स्लाइड है 8। अनुच्छेद 344 का 4 राजभाषा आयोग की सिफारिश की निरीक्षण करने के लिए एक संसदीय समिति का प्रावधान है। तो राजभाषा आयोग जो है उसको क्या करना है, निरीक्षण करने के लिए क्या होना चाहिए, संसदीय समिति का प्रावधान होगा और टोटल मेंबर कितना होगा, 30 होगा। ये याद रखिएगा कौन समिति में 30 होगा, तो राजभाषा आयोग की सिफारिश का निरीक्षण करने के लिए एक संसदीय समिति का प्रावधान। तो संसदीय समिति का प्रावधान है उसमें टोटल मेंबर 30 होगा, जिसमें लोकसभा से 20 गो रहेगा, राज्यसभा से 10 गो रहेगा और इसका निर्वाचन एकल संक्रमणीय और प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से होता है। नेक्स्ट 349 आर्टिकल क्या कह रहा है उसको हम देखेंगे। आर्टिकल 349 कह रहा है राजभाषा से संबंधित कोई भी विधि राष्ट्रपति की अनुमति से ही बनाई जाएगी। राजभाषा से संबंधित कोई भी विधि राजभाषा में कोई भी विधि जो बनाया जाएगा किसके मतलब फेवर में बनाया जाएगा, तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही बनाई। राज्य की भाषा, अनुच्छेद 345 राज्य को एक ही भाषा है, एक ही भाषा चुनने का अधिकार है। आर्टिकल 345 में कह रहा है कि राज्य को एक ही भाषा चुनने का अधिकार है। राज्य चाहे तो अपने प्रशासन को हिंदी या अपने राज्य की भाषा में चला सकता है। राज्य का अपना एक इंडिविजुअल लैंग्वेज होता है, चाहेगा तो वह अपनी भाषा में प्रशासन चला सकता है। ठीक है। नेक्स्ट 346 है, दो राज्य के संपर्क की भाषा हिंदी हो सकती है या उन दोनों राज्य के विचार का भाषा हो सकता है। अगर दो स्टेट चाहता है सेम लैंग्वेज रखने के लिए, सेम भाषा रखने के लिए, तो वह रख सकता है भाषा हिंदी, या फिर वो दोनों स्टेट विचार करके सिंगल भाषा रख सकता है जो दोनों का राष्ट्रीय मतलब स्टेट का भाषा हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट अनुच्छेद 347, राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह राज्य में बोली जाने वाली किसी भी भाषा को मान्यता प्राप्त कर सकता है। तो आर्टिकल 347 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह राज्य में बोली जाने वाली किसी भी भाषा को मान्यता दे सकता है। राष्ट्रपति को क्या है, अधिकार है कोई भी भाषा को मान्यता दे सकता है। ठीक है। न्यायपालिका, ठीक है, और फिर अधिनियम या विधेयक आदि की भाषा, न्यायपालिका, अधिनियम और विधेयक आदि की भाषा। अनुच्छेद 348, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को सभी कार्य अंग्रेजी में ही की जाएगी। तो आर्टिकल 348 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सभी कार्य अंग्रेजी में ही की जाएगी। संसद या राज्यों की विधानमंडल में पेश की जाने वाली अध्यादेश अंग्रेजी में ही पेश की जाएगी। अनुच्छेद 350 में क्या कह रहा है, याचना की भाषा, व्यक्ति अपनी प्रार्थना किसी भी पदाधिकारी को हिंदी, अंग्रेजी या संविधान के किसी भी भाषा में पेश या प्रस्तुत कर सकता है, और वे जो पदाधिकारी होगा वे ये नहीं कह सकता है कि अपनी राजभाषा में क्यों नहीं दिया या आपने इस भाषा को इस्तेमाल क्यों किया। आर्टिकल 350 यही कहता है कि अपना याचिका, जैसे एप्लीकेशन देते हैं कोई ऑफिसर को या फिर स्कूल में, तो आप अपनी प्रार्थना किसी भी पदाधिकारी को हिंदी में, अंग्रेजी में या संविधान में अभी तक 22 गो लैंग्वेज है, किसी भी भाषा में आप उनको दे सकते हैं। और ये नहीं कह सकता है पदाधिकारी अधिकारी जो है वो ये नहीं कह सकता कि आपने हमें इस भाषा में क्यों दिया। ठीक है, यही कहा गया 350 का। ये देखते हैं, राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दे। 350 और फिर अनुच्छेद आर्टिकल, राज्य का कर्तव्य है कि वह हिंदी के विकास एवं प्रचार का निर्देश दे। इस तरह से मेरा इसमें कितना था, पिछले वीडियो में 15 था, इसमें 16 भी हो गया, इसमें 17 भी हो गया। ठीक है, तो ये 17 भाग तक मेरा खत्म हो चुका है।
अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे भाग 18 के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, और आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हमको बहुत नीड है अभी। ठीक है, तो थैंक यू, आप लोग अप्रिशिएट कीजिए।